माय नेम इज शोगतो पात्रो और आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन यहाँ पे करने वाले हैं मॉड्यूल 1, 5 और 3 के लिए। ठीक है, तो ये 3 मॉड्यूल हमने ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़े हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कई सारे प्रॉब्लम्स मैं लाया हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना बड़ा होने वाला है, बट हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे कवर कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस लाए हूँ, सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहे। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, किसी कारण ये रिकॉर्डिंग जो है वो हो नहीं पाई, तो इसको फिर से रिकॉर्ड करते हैं। और क्या, तो हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बड़े बड़े हैं, उसके बाद लास्ट में एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे थोड़े से। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चंस देख सकते हो, आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हो अगर आपने इन तीनों मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ा है तो। और ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं कराया हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको देखना है और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, अब देखना ज़रा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में अभी भी जो बैंड थ्योरी थी हमारे पास, राइट, सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के लिए हम एक लेक्चर लेंगे बाद में, बट हाँ, उससे क्वेश्चंस अगर आ भी गए तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी आपके कॉलेज में अगर उसको आपको पढ़ाया जा रहा है तो ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी सेमीकंडक्टर का वीडियो जल्द आने वाला है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और हाँ, आप मुझे इस वीडियो में नहीं देख पा रहे हो क्योंकि मेरा वेब कैम अभी काम नहीं कर रहा है, तो सॉरी फॉर डैट। बट हाँ, लेक्चर का क्वालिटी वही रहने वाला है और सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। आपको फ़ायदा मिलेगा इस लेक्चर को देख के, आई गेस सो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है डेरिवेशन का। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है मैं कहूँगा कि आप मेरे लेक्चर से देख लो, क्योंकि लेक्चर से मत देखो, मतलब आपने ऑब्वियसली मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, राइट। खासकर स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, वरना वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन होता है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का और 1D पार्टिकल इन 1D बॉक्स का, तो वो दोनों डेरिवेशन आपको देखने हैं। ठीक है, तो ये दोनों आई होप आप खुद से कर लोगे, डिराइव द इक्वेशन फॉर स्क्रॉडिंजर इक्वेशन और डिराइव द इक्वेशन फॉर 1D बॉक्स। तो डेरिवेशन करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आता है वो ऐसा आता है, लैप्लेशियन स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी, जहाँ पे ई एनर्जी है, वी पोटेंशियल है, इक्वल टू जीरो। तो आई होप आपको ये इक्वेशन याद होगा, ये स्क्रॉडिंजर इक्वेशन था। और मेरे पास जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स का जो इक्वेशन आया था वेव फंक्शन का वैल्यू, वो था रूट ओवर, क्या था, 2/L। इसी को तो हमें निकालना था डिराइव करके, राइट। उसके बाद क्या था, साइन साइन N/L पाई एक्स। ठीक है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ये 1D बॉक्स का था और ये स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का था। अब इससे बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कवर की थी। ठीक है, इन दोनों का डेरिवेशन अगर थोड़ा आप रिवाइज करना चाहते हो तो मैं करा सकता हूँ। ठीक है, देख लो, ये लेक्चर 1 था मेरा, नॉस्टैल्जिक है थोड़ा, बट हाँ लेक्चर 1 था मेरा, कहाँ गया भाई, ये रहा। तो देखते हैं इसको। तो देखो, यहाँ से हमने डेरिवेशन शुरू किया था। ठीक है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे, पहले हमने क्या किया था, वेव का इक्वेशन लिखा था ए साइन के एक्स, उसको एक बार डेरिवेटिव किया, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव किया, और फिर हमारे पास ये आया था। यहाँ से मुझे के स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। के स्क्वायर का वैल्यू मैंने कैसे निकाला था, स्टेप 2 को यूज़ करके। मुझे पता है कि के का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। अब मुझे लैम्डा का वैल्यू पहले निकालना था, तो स्टेप 2 में हम क्या कर रहे थे, लैम्डा का वैल्यू को निकाल रहे थे। स्टेप 2 को आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब लैम्डा स्क्वायर का। और फिर के का वैल्यू मुझे 2 पाई बाई लैम्डा पता था, तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट किया और के स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है यहाँ पे, कि ये यहाँ पे बेसिकली जो के स्क्वायर है, ये के स्क्वायर कुछ भी नहीं है, बट ये चीज़, ये वाला, ये जो पूरा चीज़ है यही है के स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं जाई देना भूल गया, सॉरी फॉर डैट।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा साई इक्वल टू 0। तो ये आ गया, ठीक है। के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी। ये मेरे पास के स्क्वायर का वैल्यू आया था डिराइव करने के बाद, ठीक है। डिराइव करने के बाद आया था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, के स्क्वायर का वैल्यू को पुट किया, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन आ गया था मेरे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा जब मैंने मॉडिफाई किया तो इस फॉर्मेट में भी आपको याद रखना है कि इस फॉर्मेट में कैसे आया था, ठीक है। आप इस स्लाइड को विजिट कर सकते हो, आप पॉज करके देख भी सकते हो कि किस तरह से मैंने ये वाला जो फॉर्म है, ये फॉर्म मैंने लाया था। और इसको हैमिल्टन ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पूरा चीज़ था, ये हैमिल्टन ऑपरेटर था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल इन 1D बॉक्स में आपको क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहला तो ये याद रखना है। और एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि जो सेकेंड चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा वो है इसका जो एनर्जी। तो इसका जो एनर्जी आता था वो आता था डेरिवेशन के वक्त। अगर आप इसका डेरिवेशन देखोगे तो डेरिवेशन के बीच में इसका जो एनर्जी आता था, वो मेरे पास एनर्जी क्या होता था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई ए एम एल स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ आपको देखना है कि ये nth लेवल के लिए ये एनर्जी है, ठीक है। ये क्या है, nth लेवल के लिए एनर्जी। तो मेरा जो E1 है, E1 मेरे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर, ठीक है। और मेरा जो En हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर E1। ये सारी चीज़ आपको पता है, कुछ भी नया नहीं है, ये सब कुछ मैंने पढ़ा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। जैसे एच का वैल्यू आपको पता ही है, 6.626 इंटू 10⁻34 होता है। और E1 जो है उससे हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, ये भी आपको पता है, 0 पॉइंट एनर्जी या फिर 0 लेवल एनर्जी, ठीक है, 0 लेवल एनर्जी। और आपको अगर लेंथ दे दिया बॉक्स का तो आप उसका एनर्जी लेवल निकाल पाओगे, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल निकाल पाओगे। और जो बॉक्स है उसका ये फंक्शन, और इस फंक्शन की हेल्प से आप क्या निकाल पाओगे, इस फंक्शन की हेल्प से आप इसका एनर्जी लेवल का जो डायग्राम है वो आप निकाल पाओगे, ठीक है। एक करके दिखाता है, चलो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। बोला जा रहा है कि ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम xi for an electron-like particle which will be in a 1D box of length 1.2 n equal to, ठीक है। तो 1.2 और n इक्वल टू 1 है, तो इसको कैसे करेंगे। तो मुझे पता है कि जो xi है, xi का वैल्यू क्या होता है, √2/l साइन n पाई बाई l x। तो xi का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, √2/1.2। हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ग्राफ बनाना है, तो साइन से मतलब, तो साइन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में गलती है। क्वेश्चन यहाँ पे ये जो है ना, ये 1.2 नहीं है, ये 1 है, ठीक है। ऑफ लेंथ 1, 1 यूनिट्स, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो लेंथ है 1, राइट। तो ये हम काट देंगे तो ये √2 हो गया, और 1 मतलब ये हो जाएगा n पाई। अच्छा, n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1, मतलब ये हो जाएगा पाई x। तो बेसिकली यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो साई जो है, साई की वैल्यू मेरे पास कितना आया था, √2 साइन n पाई x, राइट। सो कितना था, पाई एक्स, तो पाई एक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो देखो
n इक्वल टू 1 के लिए। तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा कैसा होगा, ये आपके पास जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो जो साइन कर्व है वो आपको बनाना पड़ेगा, मतलब इसका ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो देखो x इक्वल टू जीरो के लिए, मतलब आपको पता है कि एन पाई में साइन का वैल्यू जीरो होता है, तो x इक्वल टू जीरो के लिए साइन जीरो मतलब जीरो, तो ये x होगा, ठीक है, ये मेरे पास x होगा, ठीक है, और ये साई होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो में जीरो, और x इक्वल टू वन में क्या होगा, पाई हो जाएगा, पाई मतलब फिर से जीरो हो जाएगा। तो ये है वन, ये है जीरो, उसके बाद ये फिर नीचे आएगा, फिर ये टू पाई है ना, साइन एन पाई में जीरो होता है, तो ये टू, एक्स इक्वल टू टू में ये जीरो हो जाएगा, फिर ये इस तरह से ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये मेंशन करना है कि किस किस पॉइंट में साइन का वैल्यू जीरो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1.2 वाला केस लेके चलता, तो मेरे पास क्या आता, रूट ओवर टू बाई, अच्छा एक और चीज़, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हमेशा याद रखना है इसका ट्रिक, ऐसे ट्रिक हिसाब में याद रखना कि इसका मैक्सिमम वैल्यू तो वन होता है ना, साइन का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है, तो जाई का मैक्सिमम वैल्यू रूट टू या फिर माइनस रूट टू होगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये पॉइंट्स आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान के चलो, हाँ जो मैक्सिमम वैल्यू मैं बोल रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ये प्लस रूट टू हो जाएगा, और जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस रूट टू, ठीक है। अब जैसे जाई का वैल्यू अगर हम लेते हैं, मान के चलो रूट ओवर टू बाई 1.2, ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे साइन एन पाई होता है ना, तो एन इक्वल टू वन लेके चलते हैं अपन, ठीक है, एन इक्वल टू वन, तो पाई बाई एल, पाई बाई 1.2 इंटू एक्स, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, इसका ग्राफ यहाँ पे था, इसका ग्राफ यहाँ पे था, तो इसका जो ग्राफ होगा, ये भी आपको साइन ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये ऐसे आप बना दिया आपने, ठीक है। और ये मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, मैक्सिमम वाला, और ये मिनिमम वाला, और ये मेरे पास जाई होगा, और ये मेरे पास एक्स होगा। तो यहाँ पे देखो अगर मेरे पास ये रेड कलर आ गया यहाँ पे देखो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर टू अपॉन 1.2, ठीक है, प्लस में कैलकुलेटर आपके पास होगा, कैलकुलेट कर लेना, रूट ओवर ये हो जाएगा। और ये जो पॉइंट्स होगा ना, ये पॉइंट्स क्या होगा पता है, ये नीचे जो पॉइंट है ये ही आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2, और फिर इसका डबल लेना है आपको, तो ये हो जाएगा 2.4, इसका डबल लेना है आपको, तो ये हो जाएगा आई थिंक डबल ना, तो 4.8 आई थिंक, हाँ, तो 4.8, ठीक है। और मतलब 1.23 सर, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा, मतलब हो क्या रहा है मैं बता देता हूँ आपको। तो ये साइन है, ठीक है, साइन पाई बाई 1.2 इंटू एक्स। अब अगर अगर आप एक्स को 1.2 लेते हो तो साइन पाई आ जाएगा, एक्स को अगर आप 1.2 इंटू टू मतलब 2.4 लेते हो तो 2 पाई, उसी तरह से अगर आप 3.6 लोगे, ठीक है, उसी तरह से अगर आप 3.6 लोगे तो कितना आएगा, 3 पाई, ठीक है। मतलब आपको देखना है कि जीरो कब कब हो रहा है, और साइन जो है वो जीरो कब कब होता है, एन पाई पे। तो 1.2, ये 1.2 इंटू टू, ये 1.2 इंटू थ्री, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1.2 इंटू फोर, दैट इज 4.8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक है, एनर्जी डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह से आप एनर्जी डायग्राम बना सकते हो। और ये देखो यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द जीरो पॉइंट एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल विच विल बी केप्ट इन अ 1D बॉक्स। तो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल बोला है, ओके। तो देखो मुझे पता है कि जो एनर्जी होता है, एनर्जी का वैल्यू होता है n² बाई 8 ml²। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज को पुट करना है। अब जीरो पॉइंट कहा है मतलब n इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा h² बाई 8 ml², ठीक है। तो यहाँ पे h आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे पुट करना है, फिर कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट कर लेना है। उसी तरह से एल की वैल्यू अगर आप देखोगे तो एल की वैल्यू आपको दिया गया होगा यहाँ पे, एल का वैल्यू है 0.01 नैनोमीटर, तो आप लिख दो 0.01 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है।
ये तो पता है ना आपको कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से एनर्जी निकालना है। अच्छा, एनर्जी ट्रांजिशन अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप, ई nth लेवल में माइनस ई वन में। ठीक है, तो ये जाएगा n² E1 माइनस E1। ठीक है, या फिर मतलब ये बेसिकली ट्रांजिशन अगर हो रहा है, ठीक है, मान के चलो ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन अगर हो रहा है फ्रॉम 1 n = 1 से लेके n तक अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगता है, राइट। उसी तरह से अगर आप मान के चलो कोई छोटा लेवल है n1 और ये थोड़ा बड़ा लेवल है n, तो यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, तो एनर्जी क्या होगा, En2 माइनस En1 में। तो ये ट्रांजिशन होता है, तो ये होता है n2² E1 माइनस n1² E1। ठीक है, ये ट्रांजिशन एनर्जी आ गया मेरे पास, और इसका वैल्यू हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कई सारी चीज़ें हमने पढ़ ली यहाँ पे। ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखना है आपको क्या, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर अ पार्टिकल। ठीक है, हैविंग मास 6.3 × 10⁻34 kg, और ये 1D बॉक्स में रखा हुआ है, और लेंथ दे दिया है 0.1 पिकोमीटर्स। ठीक है, पिकोमीटर मतलब 10⁻12। ठीक है, 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻12 मीटर। n = 2, 3 और 4 लेवल्स के लिए। तो यहाँ पे पिकोमीटर उतना यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए कहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो n = 1 के लिए हम देखते हैं। तो मुझे पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है n²h²/8ml²। ये तो सबको पता है ना भाई, ये En के लिए होता है। अब E1 जो बेस एनर्जी लेवल होगा वो हो जाएगा h²/8ml²। ठीक है, ये हो गया। अब देखना जरा, मुझे एल कहा गया है कि 1.2 पिकोमीटर है, तो मैं एक्स को पिकोमीटर्स में लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट भी कर सकता हूँ मैं। आप यहाँ पे सारे एनर्जी लेवल निकाल लो, मतलब एनर्जी निकाल लो। एनर्जी 2 के लिए तो एन के जगह पे 2 बिठा लो, तो बेसिकली जो E2 हो जाएगा वो हो जाएगा 4E1 के बराबर, और E3 जो है वो हो जाएगा 9E1 के बराबर, और E4 जो है वो हो जाएगा 16E1 के बराबर। ठीक है, अब साई इक्वल टू, अब √2/1.2, क्योंकि x को मैं पिकोमीटर्स में लेके चल रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आएगा साइन साइन n π/l। ठीक है, n π/l, तो ये हो जाएगा n π/1.2 इंटू एक्स। और अगर मैं x को लूँ तो x जो है वो पिकोमीटर्स में है, वरना फिर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। तो ठीक है, तो ये 1.2 पिकोमीटर्स आ गया। ठीक है, 1.2 था या कितना था, 0.1 पिकोमीटर है, सॉरी 0.1 पिकोमीटर। इसको काट देते हैं, 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 0.1 0.1। ठीक है, अब देखो n = 2 के लिए मेरा जाई का वैल्यू होगा, इसको √20 कर देते हैं, √20 साइन क्या आएगा n = 2 के लिए, तो ये जाएगा 20 पाई, राइट। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 पाई लिख सकते हो आप, मतलब 2π/0.1 इंटू एक्स, राइट। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो, मान के चलो कि ये जो है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता था n π/lx, राइट, ये लिखता था, राइट। l यहाँ पे 0.1 है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, ये जो n है इसको आप नीचे लेके आ जाओ,
तब आपको एनर्जी डायग्राम बनाने में सुविधा होगा। तो n इक्वल टू 2 के लिए साइन की वैल्यू होगा √2/.1 साइन, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा पाई बाई 0.1/2x, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं n इक्वल टू 3 के लिए देखूं तो साई की वैल्यू हो जाएगी कितना, √2/0.1 साइन, ये हो जाएगा कितना बताओ, ये हो जाएगा पाई बाई 0.1/3x, ठीक है। n इक्वल टू 4 के लिए भी पूछा है क्या, हाँ, तो n इक्वल टू 4 के लिए साई का वैल्यू हो जाएगा √2/0.1 साइन पाई अपॉन 0.1/4x, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपका जाय का वैल्यूज। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो मैंने क्या कहा था आपको कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये उतना डिपेंड नहीं करता, ये एम्पलीट्यूड्स उतना डिपेंड नहीं करता, ये जाय की वैल्यूज को मेंशन करने के लिए होता है, वरना आप काम इससे भी चला सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या लेना है, अगर ऐसा ग्राफ होगा तो ये पॉइंट्स को क्या लेना है बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 0.1/2 और यहाँ पे कितना आएगा, इसका डबल, समझ रहे हो, इसका डबल मतलब ट्वाइस, तो 0.1 और फिर इसका थ्राइस मतलब 3 इंटू 0.1/2। इस तरह से ग्राफ बनेगा। मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। तो n इक्वल टू 2 के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, n इक्वल टू 2 के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये देखना जरा कैसा आया। और n इक्वल टू 2 के लिए तो मेरे पास मान लो ये ग्राफ है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम होगा मेरे पास, ये साइन वेव है, ठीक है। और ये है मेरे पास E2, ये है E2 और E2 का वैल्यू आपको निकाल लेना है 4E1, राइट, 4E1। E1 का वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, ठीक है। ये रहा E1, आपके पास H का वैल्यू है, M का वैल्यू है, लेंथ भी है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप क्यों नहीं निकाल पाओगे। अब देखना जरा, यहाँ पे x का पिकोमीटर्स में लिया है। अब ये जो पॉइंट्स होगा, ये पॉइंट्स क्या क्या होगा बताओ, यहाँ पे देख के बताओ, 0.1/2, तो ये हो जाएगा 0.1/2। इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे कितना आएगा 0.1/2 इंटू 2, यहाँ पे कितना आएगा 0.1/2 इंटू 3, यहाँ पे कितना आएगा 0.1/2 इंटू 4। इस तरह से आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना और अच्छे से आपको पॉइंट समझ में आएंगे। उसके बाद n इक्वल टू 3 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 3 के लिए ये आ गया मेरे पास, और यहाँ से ये ग्राफ हो जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह से, मान के चलो, डायग्राम में मत जाना, ठीक है। तो n इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा 0.1/3, तो 0.1/3, यहाँ पे कितना होगा 0.1/3 इंटू 2, और ये पॉइंट कितना होगा 0.1/3 इंटू 3, ये पॉइंट कितना होगा 0.1/3 इंटू 4, ये वाला पॉइंट कितना होगा 0.1/3 इंटू 5। इस तरह से आपको करना है। n इक्वल टू 4 के लिए भी आप खुद से कर लेना, ठीक है। इस तरह से आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिया। हमने पार्टिकल इन 1D बॉक्स का एनर्जी लेवल किस तरह से कैलकुलेट करना है, सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला है कि ड्रॉ द एमओ डायग्राम। अच्छा, इससे पहले शायद कुछ क्वेश्चंस थे, वो कर लेते हैं अपन। ये अच्छा, ये यही था, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है ड्रॉ द एमओ डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एंड इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। उसी तरह से ये दोनों सेम क्वेश्चन है। राइट द एप्लीकेशन ऑफ एमओ थ्योरी, प्रूव दैट N2 molecule is having a triple bond during the formation of an N bond, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको करना है, बहुत इजी है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा बेसिक हम कवर कर लेते हैं। रिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि भाई अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 4 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिग्मा 1s
सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या होता है, z ग्रेटर देन 14 के लिए है, फिर होता है सिग्मा 2p z, फिर होता है पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। फिर क्या होता है, पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y। और उसके बाद होता है मेरे पास सिग्मा स्टार 2p z। ठीक है, इतना तक आपको याद आता है। और z ग्रेटर देन 14 के लिए क्या होता है, z लेस देन 14 के लिए क्या होता है, मतलब ये ऑक्सीजन लाइक मॉलिक्यूल्स के लिए है, और ये नाइट्रोजन लाइक मॉलिक्यूल्स के लिए। नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 14 से ज्यादा होता है। तो इसमें पूरा सेम होता है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, मान के चलो इसको अगर मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं तो मोर में जाके कॉपी और पेस्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि ये जो है ना, ये एक्सचेंज हो जाता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन जो है ये मैंने आपको पढ़ाया था अपने लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर में हर एक चीज पढ़ाया मैंने, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये नहीं आता है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, नाइट्रोजन के केस में ऐसा क्यों हुआ। तो खैर, आपको इसके लिए लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, लेक्चर में हर एक मतलब थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा बताई है मैंने, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच में बताने वाला हूँ, फिर आपको छोड़ देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करके अच्छे से अगर लिखने की कोशिश करूँ तो कैसा होगा बताओ, इसको अगर मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ। अरे यार पूरा ही चला है, बताओ यार। अरे एक मिनट, एक मिनट, वो अच्छा समझा मैं। ओके, इसको मिटा देते हैं, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यहाँ पे आते हैं, सिग्मा स्टार 2s हो गया मेरे पास, ये हो गया है, और फिर ये पहले आएगा राइट, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो ये हो जाएगा पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, फिर आएगा सिग्मा 2p z। इसका एमओटी का जो डायग्राम है वो भी आपको याद होगा आई थिंक। ठीक है, थोड़ा सा बता दूंगा बाद में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोला है कि एमओ डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो एमओ डायग्राम आपको बनाना आता ही है। ठीक है, कैसे होगा बताओ। तो 1s, सिग्मा 1s, अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये कितना है 14। 14 का मतलब क्या होगा बताओ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा सिग्मा नहीं आएगा, पाई आएगा पहले। तो पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, फिर आएगा सिग्मा 2p z। तो देखो ये हो जाएगा, अच्छा फिर क्या आएगा, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2p z। अब यहाँ पे देखो रेड कलर लेंगे, ये दो, यहाँ पे दो 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 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये 13 14। तो आप देख सकते हो ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, और बाकी जो अंडरलाइन मैंने नहीं किया है वो सब क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास क्या होता था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से मेरे पास कितना आएगा बताओ, बॉन्डिंग में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो दो 4 5 6 7 8 9 10, 10 है भाई, माइनस यहाँ पे कितना है एंटी बॉन्डिंग में, दो दो, अलग कलर से दिखाते हैं भाई। मान के चलो कि मैंने दूसरा कलर ले लिया भाई, कौन सा लूँ, ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ये एक दो और ये एक दो, तो 4 राइट, 4 बाई 2, तो ये आएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना आ गया, 3। मतलब देयरफॉर इट हैज 3 पाई बॉन्ड्स। ये भी मैंने बताया था।
3 पाई बॉन्ड्स होगा, राइट। मतलब नाइट्रोजन के 3 पाई बॉन्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड क्यों होता है? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? बॉन्ड ऑर्डर 2। समझ में आया? तो इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से। बाकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर मैं O2 ले लेता हूँ, O2 का होता है 18, सॉरी यार 16। तो 16 लेंगे तो देखो के लिख देंगे पहले। के मतलब, अच्छा छोड़ो, के नहीं लिखते हैं। पहले आएगा सिग्मा 1s, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं यार, कहाँ गया भाई? इसी को कॉपी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करेंगे अपन, ठीक है। और इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कॉपी कॉपी, यहाँ पे आएंगे, पेस्ट कराएंगे। पेस्ट हो गया, क्लियर कर देते हैं। तो देखो ये होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता था यहाँ पे, राइट। ये पहले आएगा फिर ये बाद में आएगा, तो इसको मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। अरे लिख देने से अच्छा था, बेकार में टाइम वेस्ट किया मैंने, क्या जो करता हूँ मैं। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ सही है। तो सिग्मा 2s हो गया, उसके बाद क्या आएगा? सिग्मा 2p z, फिर आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। तो दो, दो, दो दो चार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और दो चाहिए मेरे को। तो ये हो जाएगा पाई 2px, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो है ना, ये दोनों एक साथ फिल होता है। मतलब इनका ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो आप ऐसे फिल करना होता है, ऐसे फिल नहीं करना होता कि पहले ये कर दिया फिर ये कर दिया, नहीं। आपको बोर रूल ये सारी चीजें पता होंगी, मैं उतना डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक एक आ गया, मतलब ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। आपको याद आ रहा होगा, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और डायामैग्नेटिक का मतलब पेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अनपेड हो गया पैरामैग्नेटिक, ये चीज भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बाकी बॉन्ड ऑर्डर अगर आप बताओगे तो देखो, अगर मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूँ तो 2 2 4, ये देखो व्हाइट कलर से मैंने मार्क किया, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 आ गया माइनस, ये 2 2 4 5 6, तो 6 आ गया बाई, कितना होगा? 2। तो 10 माइनस 6 कितना होता है? 4/2, मतलब ये हो जाएगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर ट्रू मतलब इसलिए इसका डबल बॉन्ड होता है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। बाकी बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो अगर आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाए, अगर आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। सिंपल सा बताता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ उसका कम होगा। मतलब बेसिकली N2, अगर मैं N2 कहूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ O2। तो ये ऐसा क्यों है? बॉन्ड ऑर्डर की वजह से। या फिर आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ज्यादा छोटा लेंथ है। आपको पता ही है ना, ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है डबल बॉन्ड से। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो। कितनी खूबसूरत चीज है, आप देख सकते हो। बॉन्ड एनर्जी भी इसका ज्यादा होगा, एन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। तो आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। और यहाँ पे उल्टा था, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। बाकी बॉन्ड ऑर्डर इसका 3, इसका 2। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम तो एनर्जी कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया होगा? ये दोनों हमने कर लिया। बाकी थ्योरी आप पढ़ लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। जितने भी पोस्टुलेट्स हैं सब मेरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ विद पीपीटी, अच्छे से मैंने पॉइंट वाइज आपको लिखा है, हर एक चीज लिखा है वहां पे। तो आप वहां से प्लीज जो है उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर तो पढ़ाया नहीं है, छोड़ दो इसको। यहाँ पे देखते हैं, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ O2, O2+, O2-, O2 2- एंड अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ।
तो ये मैंने बताया था आपको, तो ये मैंने अपने लेक्चर में कराया था। O2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 है, राइट। O2 प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ट्रिक बताता हूँ मैं। O2 प्लस हो गया, O2 हो गया, O2 प्लस के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15, यहाँ पे 16, ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना। O2 माइनस के पास कितने हैं, 17, और O2 माइनस के पास कितने हैं, 18, तो ये सही इलेक्ट्रॉन्स है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है पता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा पता है, ये होगा ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2.5। आप खुद से कैलकुलेट करना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना, तो उसके बाद डिवाइड करना 2 से, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही आएगा। उसका इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, खुद से कैलकुलेट करना अगेन, और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि O2 प्लस का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। फिर बॉन्ड लेंथ अगर मैं कहूँ तो O2 प्लस का सबसे कम होगा, उसके बाद O2 का होगा, उसके बाद O2 माइनस का होगा, उसके बाद O2 2 माइनस का होगा। तो ये हो गया मेरे पास, क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, क्योंकि मुझे पता है बॉन्ड ऑर्डर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी का अगर आपको देता तो ये साइन उल्टा हो जाता, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो देखो बॉयल्स टेम्परेचर बोला है, तो बॉयल्स टेम्परेचर अगर आपको याद है तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता था बताओ, बॉयल्स टेम्परेचर, भाई इसको याद रखना है, मैं भी थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आपको बाद में, बट हाँ इसको याद रखना है। तो बॉयल्स टेम्परेचर होता है A/RB, A/RB, ठीक है, ये आपको याद आ रहा होगा। रियल ये इसका डेफिनेशन क्या होता था, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1, याद आ रहा है, PV/RT, ये होता था मेरे पास कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 का मतलब क्या होता था कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अगर Z का वैल्यू 1 है तभी तो PV=NRT आ जाएगा ना, n नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे 1 मोल लिया है इसलिए n नहीं लिखा है, ठीक है। तो PV=NRT आ जाता है, कितना ईजी है। अच्छा ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे रियल गैस और आइडियल गैस दोनों मतलब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा रियल और आइडियल में, मतलब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, आई गेस ये कहना ज़्यादा बेटर है। तो A/RB, तो A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है, निकाल लेना यार, कितना इजी क्वेश्चन, खुद से कर लेना, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके कर लेना। उसके बाद बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छे से पढ़ाया था, डेफिनेशन सब कुछ पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला, जहाँ पे सिग्मा को हम निकालते थे स्लेटर्स रूल की हेल्प से, किसके हेल्प से, स्लेटर्स रूल। तो यहाँ अच्छा बैकग्राउंड नॉइस के लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे लोकेलिटी में कुछ लोग आके कुछ भी पक रहे हैं, पता नहीं क्यों, जो भी है यहाँ पे आते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरे पास हो गया Z माइनस सिग्मा, तो सिग्मा को हम निकालते हैं स्लेटर्स रूल की हेल्प से, ठीक है। अब ये NS और NP वाले के लिए अलग था और ND वाले ऑर्बिटल के लिए अलग था, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला है कि कॉपर के 4s इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना है। तो देखो कॉपर जो है, कॉपर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 29, मतलब नंबर, एटॉमिक नंबर। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10, 4s1। तो ग्रुपिंग इस तरह से होता था, आई होप आपको याद है, 1s का अलग से, 2s 2p का अलग से, 3s 3p का अलग से, 3d का अलग से और 4s का अलग से, ठीक है। इस तरह से ग्रुपिंग होता है। अब इस ग्रुप करने के बाद ये मेरे पास क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -1 प्रेजेंट इन n-1th शेल, nth शेल, प्रेजेंट इन nth शेल,
प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1th शेल प्लस 1 इंटू रेस्ट। अब ये रेस्ट क्या है बताओ, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये है क्या, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं, ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है। तो मेरे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कई सारे ऑर्बिटल्स है। तो ये जो लास्ट वाला शेल होता है ये nth शेल होता है, ये वाला होता है n-1th शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है देखना है, और बाकी का होता है रेस्ट। जैसे इस केस में अगर मैं देखूं, कॉपर के केस में, अच्छा ग्रुपिंग ऐसा होता है, हर केस में ग्रुपिंग ही होगा। 1s अलग से रहेगा, 2s 2p अलग से रहेगा, 3s 3p अलग से रहेगा, 3d अलग से रहेगा, 4s अलग से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊं, तो मेरे पास 4s इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 4s इलेक्ट्रॉन, 4s इलेक्ट्रॉन। तो 4s मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो Ne-1 है, मतलब ये एक -1 होगा, मतलब 0 इंटू 0.35। अच्छा यहाँ पे मैंने 0.35 भी नहीं लिखा भाई, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 0.35 से, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 0.85 से। तो 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1th शेल, मतलब ये वाला जो शेल है, थर्ड शेल। ये मेरे पास nth शेल था, n की वैल्यू 4 थी, और ये थर्ड शेल मतलब 4-1, n-1th शेल मतलब थर्ड शेल। 10 16 18, तो हो जाएगा 18 इंटू 0.85, और ये हो जाएगा रेस्ट, ये हो जाएगा रेस्ट, मतलब मेरे रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगा, फिर आप z इफेक्टिव निकाल सकते हो 29 माइनस सिग्मा की हेल्प से। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। ये SP वाले के लिए सही है। अगर आपको Z इफेक्टिव निकालना है S के ऊपर या फिर P के ऊपर, तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको धीरे धीरे समझाया है। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस में आप गलती नहीं करोगे। एक और क्वेश्चन होता है जैसे Z इक्वल टू 21 के लिए, ये होता है स्कैनेडियम। तो स्कैनेडियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर आता है 4s 3d1 होगा ना, 3d1, और यहाँ पे आएगा 4s। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, स्कैनेडियम का। ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुपिंग आपने इस तरह से कर दिया, अरे यार क्या हो गया, ग्रुपिंग आपने इस तरह से कर दिया, ठीक है। और आपको बोला है कि Z इफेक्टिव निकालना है ऑन D इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने, ऑन D इलेक्ट्रॉन। अब D इलेक्ट्रॉन का मतलब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास क्या होगा, nth शेल, और ये d ऑर्बिटल है, s या फिर p नहीं है, तो बाकी को हम ना रेस्ट ले लेते हैं। बाकी को हम क्या ले लेते हैं, रेस्ट ले लेते हैं। तो सिग्मा का वैल्यू आ जाता है 0 इंटू 0.35, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। देखो D1 है ना, अगर टाइटेनियम होता, स्कैनेडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम में 3d2 होता तो 0.35 इंटू 1 हो जाता, ठीक है। प्लस रेस्ट का मतलब 1 इंटू 12 30 40 18। तो ये हो जाएगा आंसर मेरे पास। तो ये कितना आ गया मेरे पास 18, ठीक है, ये आ गया 18। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, 21 माइनस 18 दैट इज 3, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? ये डी इलेक्ट्रॉन के लिए था, डी इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है डी या फिर एफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। ये nth शेल होता है और ये रेस्ट होता है, मैंने लेक्चर में पढ़ाया अच्छे से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आई होप आपको समझ में आ गया। ये दो केस आ सकते हैं आपके पास, एक तो अगर आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है एस या फिर पी फैमिली के ऊपर, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना होता है, nth शेल फिर n-1th शेल फिर रेस्ट, nth शेल n-1th शेल रेस्ट, nth शेल n-1th शेल रेस्ट। उसके बाद अगर आपके पास कैनेडियम टाइप के अगर एलिमेंट्स आए जहां पे आपको डी इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आपको निकालना होगा, तो वहां पे nth शेल उसके बाद रेस्ट, n-1th शेल नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, अगर आप डी इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हो तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे देखो, डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा। यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्सेस जितने भी थे हमारे पास, लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन आयन इंटरेक्शन, ये सारे मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। सब कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, यहाँ से शुरू होता है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मैंने आपको पूरा समझाया था कि लंदन फोर्सेस कैसे काम करते हैं। उसके बाद लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखाया था। ठीक है, ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के पॉइंट्स हो गए। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के पॉइंट्स हो गए। उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया था। तो हर एक चीज मैं चाहता हूँ आप पढ़ लो, ठीक है, हर एक चीज, क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल चीजें हैं। तो थ्योरेटिकल चीजें मैं यहाँ पे तो अभी अभी नहीं पढ़ाने वाला। तो ये आप खुद से देख लेना, मेरे पीपीटी में है। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड इंटरेक्शंस रिलेटिंग विद द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर वाला फेमस एग्जांपल है। इसको भी थोड़ा सा मैं निपटा देता हूँ जल्दी से। तो ये नाइट्रोफिनॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये NO2 होता है और ये OH होता है, राइट। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया। और एक होता है मेरे पास पैरानाइट्रोफिनॉल, तो ये NO2 और ये OH। तो ये बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो था मेरे पास, वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। ठीक है, तो और ये जो है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे भी एक और पैरानाइट्रोफिनॉल है, मान के चलो यहाँ पे NO2 है, तो ऑक्सीजन के साथ बना लिया इसने OH। इस तरह से ये भी बनाएगा। तो इस तरह से एक लंबा चेन होता है, और ये होता है इंटरमोलिकुलर और ये होता है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये चेन बना के बैठा है पूरा। ठीक है, तो इसको ये सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, मतलब इसको ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। इसलिए पैरानाइट्रोफिनॉल का जो है, पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये आप पढ़ लेना, थ्योरेटिकल चीज़ें। कैलकुलेट Z इफेक्टिव फॉर 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो चलो सोडियम का लिखते हैं। तो सोडियम का 2s इलेक्ट्रॉन, 2s इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है? अच्छा, Z दिया गया 11। मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है क्या? एक मिनट। Z इक्वल टू 2s इलेक्ट्रॉन। तो 2s इलेक्ट्रॉन का मतलब इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, तो कितना हुआ? तो 6 7 8 9 10 11, 3s1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया। मुझे निकालना है 2s इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे आना है 2s इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो 2s इलेक्ट्रॉन 2p इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं स्लेटर्स रूल की हेल्प से किसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू। तो सिग्मा की वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये 78 हो गया, 2 गया, राइट। चलिए देखते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू, ये NH शेल है, ये N-1H शेल है, क्योंकि sp वाला कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया मेरे पास NH शेल और ये हो गया मेरे पास N-1H शेल। यहाँ पे कोई भी रेस्ट नाम का कुछ चीज नहीं है। तो NH शेल मतलब 0.35 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 1 7। ठीक है, हम भले ही 2s इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं, बट 2s इलेक्ट्रॉन भी तो n=2 वाले एजिमुथल क्वांटम नंबर को फॉलो कर रहा है, वो भी तो n=2 वाले सब शेल में है ना। तो वो ये p इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग इफेक्ट को भी एक्सपीरियंस करेगा। तो इसलिए 0.35 इंटू 7 प्लस 0.85 इंटू 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिग्मा का वैल्यू। सिग्मा का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। तो Z इफेक्टिव का वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना, 11 माइनस सिग्मा। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, फॉर 2s इलेक्ट्रॉन, फॉर 2s इलेक्ट्रॉन। तो डिपेंड करता है आप किस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी क्या है, डिफिनेशन आप पढ़ लेना। डिफाइन पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, फजान रूल, फजान रूल आपको पढ़ना है मेरे लेक्चर से।
फजान रूल आपको मिल जाएगा, पूरा एकदम थ्योरेटिकल सब कुछ पढ़ा है मैंने। फजान रूल के बाद HSAB कॉन्सेप्ट, जो हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस, तो ये वाला रूल भी आपको पढ़ना है थ्योरेटिकल, ठीक है। थ्योरी पढ़ के चले आना, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो ClF3, XeF4, PCl5, NH3, H2, SF6, PF3, ये जो इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इनका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है वस्पर थ्योरी का हेल्प से, ठीक है, VSEPR थ्योरी की हेल्प से। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, VSEPR थ्योरी, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, यहाँ से कर लो, क्या फर्क पड़ता है यार, कहाँ गया। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो आपको ये स्टेरिक नंबर निकालना होता है, ठीक है। स्टेरिक नंबर आपको निकालना होता है, ठीक है। वाइट लेते हैं और इसको थोड़ा चेक करते हैं। तो 2 3, ठीक है, 2 के लिए लीनियर होता है, ठीक है। 3 के लिए 3 कंडीशन आ जाता है। लोन पेयर अगर 0 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, लोन पेयर अगर 1 है तो बेंड शेप, लोन पेयर अगर 2 है तो लीनियर शेप। तो ये हो गया। n इक्वल टू 4 के लिए टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, बेंड शेप, लीनियर शेप, डिपेंड करता है कितने सारे लोन पेयर है। और 5 ये बहुत फेमस है, तो ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, सीसॉ, टी शेप, लीनियर, ठीक है, लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ा होगा आपने ये सारे, तो ये आपको याद रखना है, या तो याद रखना है, उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, आप स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री बता पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास, ClF3, तो बोला गया ClF3, तो देखते हैं। तो ये हो गया ClF3, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो नंबर ऑफ लोन पेयर निकालेंगे पहले, है ना, लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना होगा बताओ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस 3/2, तो कितना आएगा, 4 5 6 7, 4/2, 4/2 मतलब 2। तो 2 लोन पेयर है, राइट, 2 लोन पेयर है। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, क्योंकि ClF3 है, राइट। तो बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर है मेरे पास 2। एक मिनट, ठीक है, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर है मेरे पास 2। तो ये कौन सा वाला ज्योमेट्री है बताओ। अच्छा पहले तो स्टेरिक नंबर देखो, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 + 2 दैट इज 5। 5 का मतलब, 5 का मतलब ट्राई स्टेरिक नंबर 5 है और लोन पेयर 2। तो देखो ये 5 है, 5 है। दूसरा कलर लेते हैं यार, कौन सा कलर ले रहे हैं, येलो लेते हैं। तो एक कलर है 5, ठीक है, एक कलर बोल रहा हूँ, स्टेरिक नंबर 5 और लोन पेयर मेरे पास 2। लोन पेयर 2 मतलब ये वाला केस। तो मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो ये टी शेप का होगा, ठीक है, ये क्या होगा, टी शेप का। तो आप यहाँ से आ सकते हो, तो ये हो जाएगा टी शेप, टी शेप, मतलब 2 लोन पेयर है ना, तो ये ऐसा होगा, कैसा, ये हो गया Cl, ये लोन पेयर हो गया, ये एक लोन पेयर है, ठीक है, ये Cl, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, और ये F, ठीक है। ये टी शेप का है, इसलिए अब देख सकते हो, ये देखो टी है ना, समझ रहे हो, इसलिए इसको टी शेप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला XeF4 लेते हैं। बताओ लोन पेयर कितना होगा, 8 माइनस 4/2, तो ये हो जाएगा 2। तो बॉन्ड पेयर मेरे पास 4 है और लोन पेयर 2 है, तो कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन है, 6 वाला। तो 6 और लोन पेयर 2 मतलब स्क्वायर प्लेनर है। XeF4 कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। ये हो गया Xe, और ये हो गया मेरे पास F4, और ये एक लोन पेयर और नीचे एक लोन पेयर, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। क्या हो गया ये, स्क्वायर प्लेनर। बाकी आप खुद से कर पाओगे, थोड़ा सा एक अच्छा वाला दिखा देता हूँ मैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का बेंड शेप होता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली ऐसा होगा। वाटर अगर आपके पास है तो लोन पेयर कितने सारे होंगे बताओ। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो लोन पेयर कितना होगा,
बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सॉरी सेंटीमीटर एटम ऑक्सीजन, मतलब ये होता है 2, 6, 6 होता है राइट। तो 6 माइनस 2/2, तो ये कितना होगा? 2, तो 2 लोन पेयर आ गया। और बॉन्ड पेयर मेरे पास कितना है? 2, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4, तो 4 और लोन पेयर है 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 और लोन पेयर 2, मतलब बेंड शेप, बेंड शेप, ठीक है, बेंड शेप। बेंड शेप का मतलब ये ऑक्सीजन हो गया, ये इसका लोन पेयर हो गया, और ये इसका हाइड्रोजन हो गया। तो ये होता है मेरे पास बेंड शेप। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बेंड शेप? ठीक है। और बाकी सारे तो इजी हैं। PCl5 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो जाएगा, NH3 हो जाएगा पिरामिडल, SF6 आप देख लेना कुछ बना के। BF3 बनाते हैं, चलो BF3, BF3 अगर आप बनाओगे ना, देखते हैं क्या मिलता है। BF3 बनाते हैं, चलो चलो BF3। तो B सेंट्रल मेटल एटम, तो लोन पेयर क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो बोरॉन 5 मतलब 3, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस 3/2, तो लोन पेयर एक भी नहीं है। तो पूरा BF3 क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो गया ये? ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये ऐसा हो गया B, ये हो गया F, और ये हो गया F, और ये हो गया F, ठीक है। क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 है और लोन पेयर 0 है। आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो स्टेरिक नंबर 3 और लोन पेयर 0, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, समझे? तो ये टेबल आपको याद रखना है, बाकी डायग्राम आप खुद से बना पाओगे, ठीक है। डायग्राम में कोई भी झंझट नहीं है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन। थोड़े बहुत मैं रिवाइज भी कराऊंगा आपको, ठीक है। बाकी स्क्रॉडिंजर वाला पार्ट तो अच्छे से हमने निचोड़ के पढ़ लिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थोड़ा सा बचा है, तो वो हम देख लेते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, मान के चलो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल। बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसके प्रोपोर्शनल होता है? बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। और क्या दिखता है? क्रिटिकल वॉल्यूम। अच्छा एक चीज बताओ, क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है 8A/27 RB, ठीक है, 27 RB। और क्रिटिकल जो वॉल्यूम होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम वो होता है 3B, ठीक है। वो कितना होता है? 3B, ठीक है। और एक होता है मेरे पास क्रिटिकल प्रेशर, तो A/27 B², तो ये हो गया A/27 B²। तो टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और ये प्रेशर हो गया। तो ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखना है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3B, तो 3B हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट एसिड, तो देखो इसके लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ये थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अपन। कहाँ पे पढ़ा था आपने? आई थिंक यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे सब कुछ पढ़ा है हमने। देखो आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर्स, ठीक है, सब कुछ पढ़ा है हमने, सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। हम्म, अच्छा ये रहा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहा जा सकता है कि हार्ड एसिड क्या होता है बताओ, सॉफ्ट एसिड क्या होता है बताओ, हार्ड बेस क्या होता है, सॉफ्ट बेस क्या होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो है आपको HSAB कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लिया कि पूरा कॉन्सेप्ट समझाओ, तो आपको सब कुछ पता है कि हार्ड एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, सॉफ्ट एसिड का डेफिनेशन क्या होता है। फिर आपको पास एग्जाम्पल देने का टाइम आता है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक यहाँ पे बताया था। ट्रिक ये था कि आप देख सकते हो हार्ड एसिड्स, हार्ड एसिड्स देखो, ये हार्ड एसिड्स जो है ना, एक मिनट, कौन सा येलो कलर लेते हैं इसका थिकनेस को बढ़ा। देखो ये जो हार्ड एसिड्स है, ये देखो हार्ड एसिड्स, हार्ड एसिड्स में देखो H+, Li+, Na+, Ca2+, Al3+,
तो बेसिकली जितने भी पी ब्लॉक, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पी ब्लॉक या फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या फिर Fe3+ और Cr3+ थोड़े से डी ब्लॉक एलिमेंट जिनके साइजेस छोटे हैं, ये अगर होगा तो हार्ड एसिड हो जाएगा। और सॉफ्ट एसिड अगर आप देखोगे, सॉफ्ट एसिड को पहचानना भी इजी है क्योंकि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर आपको कैटायन दिख गया तो आप बोल देना कि भाई ये सॉफ्ट एसिड बनाएगा। ये क्या बनाएगा? सॉफ्ट एसिड बनाएगा, सॉफ्ट एसिड बनाएगा। बाकी हार्ड बेस आपको ये याद रखना है, OH-, F-, NH2-, कार्बन में CO3 2- और Cl-, मतलब सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स अगर आपको मिल जाए तो आप क्या कर देना, हार्ड बेस। सॉफ्ट बेस क्या होगा? लार्ज एंड पोलराइजेबल, थोड़े जो बड़े होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बट हाँ आयोडीन तो बहुत बड़ा है, Cn- बड़ा है, TPS3 बहुत बड़ा है, फिनाइल है ना 3, और CO ये भी बड़ा होता है, C। ठीक है, कार्बोनेट आयन भी बड़ा होता है, बट हार्ड बेस में कार्बोनेट आता है, बाकी सॉफ्ट बेस में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप देख के बता सकते हो कि सॉफ्ट एसिड कौन सा होगा। तो सॉफ्ट एसिड कौन सा होगा बताओ? कौन सा होगा सॉफ्ट एसिड? सॉफ्ट एसिड में मैंने क्या बताया था, सॉफ्ट एसिड डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादातर होते हैं। तो डी ब्लॉक कोई दिख रहा है? Cu+ दिख रहा है, तो Cu+ हो जाएगा। ठीक है, बाकी Li+, Ca2+ सब हार्ड एसिड्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्ट एसिड क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। और बाकी सारे हार्ड एसिड्स हैं, H+, Ca2+, Li+, ये सब क्या है? हार्ड एसिड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट बेस? तो देखो सॉफ्ट बेस H2- हो जाएगा, अभी बताया था। बाकी ये सारे क्या हैं? हार्ड बेस। सब कुछ मेरे एग्जांपल में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा NH2- आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये जो NH3 लिखा है ना यहाँ पे, NH3, इसी NH3 को जो है बेसिकली जब ये बेस बनाता है तो NH2- के फॉर्म में बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर अब भी बताया था, 80/27 RB। कहाँ गया? 80/27 RB। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल। एल्कलीन अर्थ मेटल का मतलब कौन से वाले मेटल होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, फिर पप्पा राजी या फिर बाप राजी, कुछ भी कह सकते हो। तो ये जो एल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं ना, ये S2 वाले ग्रुप होते हैं, राइट? S2 मतलब इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो S2 होगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, चार चार मतलब 1s2 2s2। ये भी कितना होगा? 3s2, और ये 4s2, ये 5s2। तो बेसिकली इतना तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हो। तो ये ऑलरेडी फिल्ड शेल में है, ऑलरेडी क्या है? फिल्ड शेल। S2 का मतलब क्या होता है? इस तरह से है ना, 2s 3s जो भी है, NS। तो ये फिल्ड शेल में है, स्टेबल है, अच्छा खासा है। क्यों आप इसको बिगाड़ना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन देके? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। ये 4s से P जो कि हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, उस एनर्जी ऑर्बिटल में नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। OS ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन OF2, ये हम थोड़ा बाद में देखते हैं, ऑक्सीजन स्टेट के बारे में। अच्छा ये देखते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन CuCl4 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कैलकुलेट करना सिखाया आपको। इसको आपको x ले लेना होता है, x माइनस Cn- का कितना होगा? 4 इंटू -1 इक्वल टू -2, क्योंकि ये Cn- होता है, राइट? Cn-, अब 4 Cn- है, मतलब 4 इंटू -1, तो +4 इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा एक मिनट, कोबल्ट है, राइट? ये +2 होगा, सॉरी मिस्टेक। ये जो है ना, ये प्लस, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कुछ गलत कर रहा हूँ। अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, ये -2 ही होगा। एक मिनट, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। इसको x लेते हैं, तो x माइनस, ये गलत हो गया, ये -2 था, राइट? -2 था और ये 4 था। ठीक है, तो x माइनस क्या होगा? 4, सॉरी x प्लस 4 इंटू -1, क्योंकि Cn- होता है, राइट? इक्वल टू -2। तो x -4 इक्वल टू -2,
तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 4 - 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी +2, मतलब ये हो जाएगा कोबल्ट +2 वाला आयन, तो +2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है, फॉलोइंग लिगेंड। तो लिगेंड कई तरह के होते हैं, आपको याद रखना है। न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, जैसे Cl- है, हाइड्रोक्साइड लिगेंड, अमोनिया, न्यूट्रल लिगेंड, तो ये न्यूट्रल लिगेंड हो गए। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड आपको पता होना चाहिए, जैसे NO2 होता है ना, CN भी होता है, CnNC बन जाता है, मतलब डिपेंड करते हैं कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़कर ये सब पढ़ना है आपको खुद से, क्योंकि सब कुछ मैं नहीं पढ़ा सकता। एरोमेटिसिटी कैसे कैलकुलेट करना होता है, हकल रूल, 4n+2 इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन, तो ब्यूटा बोला है तो 4, और ये ऐसा, ये साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया। साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, ये भी मैंने आपको बताया था क्लास में, ये ऐसा होता है। पिरिडीन, पिरिडीन होता है ऐसा। और फिर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन होता है यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड ही नहीं है यहाँ पे। क्या होता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, पूरे रिंग में, पूरे लूप में कॉन्जुगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये नहीं होगा। पिरिडीन में अगर आप देखोगे तो ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे एरोमेटिक है, क्योंकि अच्छा एरोमेटिक क्यों है देखते हैं। पूरे लूप में जो है कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पूरे लूप में रेजोनेंस हो रहा है, सब के सब प्लेनर है। और एक जो फाइनल कंडीशन होता है वो होता है 4n+2 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है क्या, तो चलिए देखते हैं 4n+2 इलेक्ट्रॉन क्या ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 × 1 + 2, हाँ ये 4n+2 वाला फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, मतलब 4n इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, मतलब हकर्स रूल फॉलो हो रहा है, तो ये एरोमेटिक हो गया, तो पिरिडीन हो गया एरोमेटिक। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन, ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे पकरिंग होता है, पकरिंग का मतलब ये जो पूरा इतना बड़ा सा कंपाउंड है, ये तो 3 4 5 6 7 8, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। और मुझे पता है कि नॉन एरोमेटिक जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से, तो इसीलिए एंटी एरोमेटिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए वो रिंग से बाहर आ जाता है और नॉन एरोमेटिक बन जाता है, तो ये होता है नॉन एरोमेटिक। साइक्लोब्यूटाडाइन, ये होता है एंटी एरोमेटिक। रेजोनेंस तो है पूरे लूप में, बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट एग्जिस्ट, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो गया तो आप बोल दोगे कि भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, डोंट एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट। तो आपको क्या करना है, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, फिर बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, ये आपको करना है। ये करने के बाद अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो हीलियम, मतलब हो जाएगा, आंसर हीलियम होगा। आपको पता है अच्छे से कि आर्गन या फिर जो इनर्ट गैसेस होते हैं, हीलियम आर्गन, ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ये सारे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इनका बॉन्ड ऑर्डर भी 0 होता है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था, यहाँ पे देखो, सेमी कंडक्टर तो पढ़ाया नहीं है मैंने, तो उसको छोड़ देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट OF2 एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन ये होता है कि आपको पता है कि F- एग्जिस्ट करता है, तो ठीक है -1 होगा, F का क्या वैल्यू होगा, -1। तो हम यहाँ से भी इस तरह से कर सकते हो कि F का वैल्यू -1 है, +1 नहीं हो सकता, +1/2 नहीं हो सकता, -1/2 नहीं हो सकता, F का वैल्यू -1 हो सकता है। और ऑक्सीजन जो है वो +2 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, तो ये +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है, रिमेंबर। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज था। ठीक है, और ये सारे सीरीज हो गए। ठीक है, तो गाइस ये सारे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी मैंने जो मेरे जो लेक्चर्स हैं मॉड्यूल 1 3 और जो 5 है, इन तीनों मॉड्यूल में जो PYQs है मैंने मॉड्यूल में कराया है। ठीक है, मेरे कोर्स में अगर आप चाहोगे तो वहाँ पे सारे PYQs मैंने करा दिए हैं, लगभग सारे, हर एक मॉड्यूल का। और
आप कैसे कर सकते हो क्योंकि मैं लेक्चर पढ़ाने के बीच बीच में पीवाईक्यूज कराता था। तो आप एक काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी एक लेक्चर उठाओ, फिर उसके जो पीडीएफ नोट्स है, पीडीएफ नोट्स को अच्छे से पढ़ो। पीडीएफ नोट्स में जहाँ जहाँ मैंने पीवाईक्यूज कराया है, उन पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं बनते तो लेक्चर में मैंने उनको कराया है, उनको आप कर सकते हो। बाकी अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए छोड़ता था, तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो, मेरे लेक्चर को आप पूरा देखना अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट, सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।